राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपको बता रहे हैं कि देश की आज़ादी से पहले जब हमारा देश गुलाम था, उस समय में सैनिकों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने 1 फरवरी 1889 में सैनिक फॉर्म की स्थापना की थी। 1 फरवरी 1889 में पहला सैनिक फॉर्म इलाहाबाद में अंग्रेज़ों के शासनकाल में खोला गया था, ताकि सैनिकों को शुद्ध गाय का दूध उपलब्ध हो सके। इसके लिए बाज़ाब्ता बड़े भूमि पर चारा की व्यवस्था, पशुओं के रहने रख रखाव के लिए सारी व्यवस्था के साथ साथ कई सैनिकों को इस काम में लगाए गए थे। यह सिलसिला आज़ादी के बाद भी लगातार चलता चला आ रहा था और आज़ादी के बाद भी पूरे भारत में 30,000 मवेशियों के साथ 130 सैन्य फार्म बनाए गए। 1990 के दशक के अंत में लेह और कारगिल में भी सैनिकों को ताज़ा व शुद्ध दूध उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सैन्य फॉर्म की स्थापना की गई थी। करीब 132 साल पहले सेना की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए सैनिक फॉर्म को बंद करने का निर्णय लिया जा चुका है। देश के सभी 130 सैनिक फॉर्म बंद होंगे और यहाँ जितने तैनात अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, श्रमिक हैं, उन्हें रक्षा मंत्रालय में अन्य विभागों में भेजा जाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि देश की आज़ादी कितनी कठिनाई से मिली। यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज़ादी जिस कुर्बानी के बाद मिली और आज़ादी के बाद राष्ट्र के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए, उसकी कमी आज भी देखने को मिल रहा है। आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि देश के जिन 7.5 लाख वीर बलिदानियों ने बलिदान दिया, उन वीर बलिदानियों को आज तक शहीद का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है। इसके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात के मंच से भी राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। वहीं 9 अगस्त को शहीद स्मारक रमेश नगर, जो श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड के अधीन है, जब देश के वीर बलिदानियों के वंशज, चाहे वो मंगल पांडे के वंशज हों, चाहे तात्या टोपे के, चाहे बहादुर शाह जफर के, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के, चाहे राजगुरु के, चाहे सुखदेव के, चाहे महाराणा प्रताप के, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के, जितने
जितने भी वीर बलिदानी के वंशज यहाँ पहुँचते हैं 9 अगस्त को, अगस्त क्रांति के अवसर पर, जब राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम द्वारा भारत उत्सव जाग उठा है भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, उन सभी की एक ही मांग होती है कि आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी वीर बलिदानियों को शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में पंडित राजकुमार शुक्ल, जिनके बारे में आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं। पंडित राजकुमार शुक्ल चंपारण आंदोलन के कृषक नेता थे। आज़ादी के बाद वे स्वतंत्रता सेनानी बने। आपको पता होगा या मैं आपको बता दूं कि पंडित राजकुमार शुक्ल जी के नाम पर भारत सरकार 2 डाक टिकट जारी कर चुकी है। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी कहकर भी राष्ट्र पुकारता है, उन्हें महात्मा की उपाधि पंडित राजकुमार शुक्ल जी ने ही दिया था। आज भी उनका गांव उपेक्षित है। उस गांव में आज भी सड़क की ज़रूरत है, अन्य सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन आज तक विकास की जो किरण वहाँ पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँची है। कमोवेश यही स्थिति सभी देश के वीर बलिदानियों, क्रांतिकारियों के गांवों का, उनके परिवारों का, उनके स्मारक स्थल का है, जिस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के 74 वर्ष बाद भी जब यह राष्ट्र 75वां वर्ष मनाने का बिगुल फूंक चुका है, फिर भी अगर उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है तो यह कहाँ का न्याय कहा जा सकता है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम राष्ट्रवासियों का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जिस किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, आप अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आप एक योद्धा की तरह, एक कर्मवीर की तरह, एक वीर बलिदानी की तरह आप काम कर राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना सहयोग दें, तभी भारत विश्व गुरु बन पाएगा। राष्ट्र को सर्वप्रथम अगर बनाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो भारत माता के प्रत्येक संतान को अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को सजाना होगा, संवारना होगा और खुद ही उसका आनंद उठाना होगा। उन्हें इस बात की कभी चिंता नहीं होनी चाहिए कि कौन उनके बारे में क्या कह रहा है, किसकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका
पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम ब्रेक पर जाते समय चर्चा कर रहे थे वीर बलिदानियों की। अब हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड से जोड़ने की जो तिथि 31 मार्च थी उसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिला। हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटने के कारण रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 10 रुपये घट गई है। यह भी एक अच्छी बात है भारत वासियों के लिए। एक दुखद खबर है वह यह है कि आहार मेला जो प्रगति मैदान में लगता था फिर कोरोना के कारण लगातार दूसरी बार भी नहीं लग पाएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बता दें कि नॉर्थ दिल्ली एमसीडी से जुड़ी हुई भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायालय ने पुलिस को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। दिल्ली के नगर निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी समय से आरोप लगाती आ रही है। वहीं भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शराब के मामले पर आज मौन व्रत पर जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ बैठे और कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं को नशेड़ी न बनाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 35 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने आपराधिक घटनाओं से संबंधित साक्ष्य की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने तथा घटना स्थल पर कम से कम समय में भ्रमण के उद्देश्य से बिहार राज्य में 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं पद सृजन का फैसला लिया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस अकादमिक राजगीर में पूर्व से स्थापित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए राजपत्रित अराजपत्रित कोटि के अंतर्गत कुल 218 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। आपराधिक घटनाओं से जो संबंधित प्रदर्श की जांच होती है और उसके लिए बिहार में विज्ञान प्रयोगशालाएं हैं उनकी स्थापना की जा रही है तो और उनके लिए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। तो चूँकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करने की मंशा गृह विभाग की है इसलिए जो 9 प्रमंडलीय हमारे सेंटर्स हैं उन सभी जगह पर एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा और एक जो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में चल रही है उनके कार्यान्वयन के लिए 218 पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। बिहार कैबिनेट ने 31 मार्च को समाप्त हो रही बालू बंदोबस्ती धारियों की बंदोबस्ती अवधि को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक करने का निर्णय लिया है। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जो 31/3/2021 को जो बालू की बंदोबस्ती समाप्त हो रही थी उसे तत्काल अगले 6 महीने तक के लिए या उसके पहले जो नियमित बंदोबस्त हो जाती है तब तक के लिए 50% के वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अररिया के पलासी थाना क्षेत्र के कबैया गांव में 6 बच्चों के जलकर मौत हो जाने पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना काफी दुखद है और वह इस घटना से मर्माहत हैं। उन्होंने मृत बच्चों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने मृत बच्चों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। पटना और बेगूसराय के जिला अधिकारी ने संयुक्त रूप से मोकामा अंचल अंतर्गत मराठी गांव के कसहा दियारा में एनटीपीसी बरौनी के एश डाइक निर्माण हेतु स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत की बैठक हुई। इस दौरान नगर स्थिति को 2 निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत संबद्ध करने का निर्णय लिया गया। पूर्णिया के जिला पदाधिकारी श्री राहुल कुमार ने जिला आपदा कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा संबंधी कार्य की योजना को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया। वैशाली के जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान हाजीपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। दिल्ली में नए आबकारी नियम के तहत शराब पीने वालों की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है, जिसके विरोध में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में जंतर मंतर पर विशाल मौन प्रदर्शन किया गया। भाजपा का कहना है कि दिल्ली में नए आबकारी नियम के तहत आम आदमी पार्टी युवाओं को नशे की ओर धकेलना चाहती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के शराब नीति के खिलाफ में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आज महाधरना का आयोजन जंतर मंतर पर किया है और काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और यहाँ तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह भी फिलहाल मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने शराब नीति का घोर विरोध किया है और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के द्वारा दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आज विशाल मौन उपवास है। आज श्रीमान आदेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नई शराब नीति के खिलाफ मौन उपवास का कार्यक्रम रखा हुआ है। उसमें हमारे वार्ड से भी सैकड़ों लोग यहाँ आए हुए हैं उपवास में बैठने के लिए। ये केजरीवाल जो दिल्ली के को बर्बाद करने में लगा हुआ है, केजरीवाल जो दिल्ली के युवाओं को तहस नहस करने में लगा हुआ है, आज उसके विरुद्ध हम लोग आज जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। इससे केजरीवाल को एक सीख मिलेगी। जनता में बहुत आक्रोश है, इससे महिलाओं में बहुत आक्रोश है, इससे समाज में बहुत आक्रोश है। लोग इनका विरोध कर रहे हैं और लोग नाराज हैं। अभी तो हम लोग आज मौन उपवास किए हैं, अब कॉलोनी के लोग सड़कों पे उतरेंगे, महिलाएं सड़कों पर उतरेंगे इसके खिलाफ। प्रदेश भाजपा ने जो आज मौन धरना रखा है उस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया जाएगा और ये वार्ड लेवल पे जनता के घरों तक जनता तक पहुंचेंगे। इस मुहिम को लेके जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली के सीएम रहते हुए इस तरीके का जो ये योजना बनाई है कि भाई 21 साल से तक की उम्र के हर व्यक्ति हर बच्चे को आप शराब परोसोगे और जितने भी बार जो 12 बजे बंद हो जाते थे उन बारों को 3 बजे तक खोला जाएगा। और जो व्यवस्था हमारी कानूनी व्यवस्था, लोगों के मन में जो डर था, लोग जो गलत काम करते थे, अब आप सोचिए ये सारे जितने भी सरकारी ठेके थे उन सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया। उनकी मनमानी चलेगी, वो जैसे चाहेंगे वैसे शराब परोसेंगे, जिसको मर्जी पकड़ के। पहले क्या होता था, डरते थे लोग शराब की दुकानों में। देखिए कुल मिला के चीजें गलत थी, तभी ये कानून बना हुआ था कि इन चीजों को इतनी छूट ना दी जाए कि कम से कम जनता के लोगों के मन में जो ये काम करते हैं, जो ये नशा करते हैं, उन नशे से बचा जा सके। डर के मारे ही चले, कानून का डर उनके मन में हो
ये चीज उन्होंने खत्म कर दी है बिल्कुल। और जिस तरीके का ये कानून दिल्ली के अंदर पास कर रहे हैं, तो दिल्ली की जनता को सोचना पड़ेगा। एक तरफ दिल्ली में तेजी से गर्मी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पार्कों में सिंचाई के लिए हो रही पानी की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी कार्यालय में आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि एनजीटी के आदेश पर पार्कों में ट्यूबवेल बंद इसलिए किए गए हैं ताकि एमसीडी और डीडीए पार्कों में सिंचाई के लिए पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से लें। दिल्ली के अंदर अब जिस तरीके से गर्मी का मौसम आएगा, ये आप सब लोग समझते हैं कि पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग अपने परिवार के साथ जाकर अच्छा अनुभव करते हैं। लोग सुबह सैर करते हैं, शाम में बच्चे जो है पार्कों के अंदर झूलों पे खेलते हैं। और मैं दावे के साथ एक और बात कह सकता हूं, जितने भी पार्क दिल्ली नगर निगम के हैं, अगर वो बेहतर स्थिति में हैं तो आप जाके रैंडम सर्वे कर लीजिए। अगर वो पार्क अच्छा है, हरा भरा है, बढ़िया है, तो उसका रखरखाव वहां की आरडब्ल्यूए कर रही होगी और उसका पैसा दिल्ली सरकार पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से दे रही होगी। डीपीजीएस, दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के माध्यम से दिल्ली सरकार पार्कों के रखरखाव के लिए सीधा आरडब्ल्यूए को 5 से लेकर 8 लाख रुपए सालाना दे रही है। 2 साल से ज्यादा हो गए हैं दिल्ली के अंदर माननीय एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया है कि जितने भी ट्यूबवेल पार्कों के अंदर हैं उनको बंद किया जाए और पार्कों की सिंचाई के लिए जो जल की आवश्यकता है, जो पानी की आवश्यकता है, वो दिल्ली नगर निगम और डीडीए जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से ले, एसटीपी से ले। एनजीटी के ऑर्डर ये थे कि दिल्ली नगर निगम अपने टैंकर लगाए और ये पानी एसटीपी से लेकर अपने पार्कों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें। और जल बोर्ड को आदेश दिए थे कि आप अपने एसटीपीज के अंदर ऐसी फैसिलिटी तैयार कीजिए कि ये टैंकर यहां पे आकर आसानी से सुचारू रूप से यहां से पानी भर सके। हर एसटीपी के 5 किलोमीटर रेडियस तक ये पानी इस्तेमाल हो, इसकी जिम्मेवारी जल बोर्ड को दी गई। इन दिनों पश्चिमी जिला की उपायुक्त उर्विजा गोयल के नेतृत्व में पश्चिमी जिला पुलिस धड़ाधड़ अपराधियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। इसी के चलते तिलकनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि अर्पण बैंकेट हॉल के नजदीक एक स्कूटी पर सवार लड़के ने किसी का मोबाइल छीन लिया है और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद तिलकनगर के एसीपी सुरेंद्र कुमार और थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और तकनीकी निगरानी के आधार पर घटना के 2 घंटों के भीतर ही विशाल राणा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अपराध में शामिल स्कूटी जो कि कमीशन के आधार पर ली गई थी, उसे भी बरामद कर लिया गया है और उसके मालिक को भी आरोपी के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से 16 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और एक स्कूटी समेत अन्य चीजें बरामद की है। दिल्ली में एक बार फिर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी जिले की साइबर सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संगठित तरीके से कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फर्जी कॉल सेंटर चला रहे हैं, जिसके बाद पश्चिमी जिला ऑपरेशन सेल के एसीपी सुदेश रंगा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के लिए और छापा मारने वाली टीम पश्चिमी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र कीर्ति नगर में पहुंची, जहां कॉल सेंटर में कॉल करने वाले डेस्कटॉप की स्क्रीन पर अंतर्राष्ट्रीय नंबर प्रदर्शित किए जा रहे थे और 2 व्यक्ति तरनजोत सिंह और कृष्णा गुरंग कॉल करने वालों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और कॉल करने वालों को निर्देश दे रहे थे। पूछताछ पर उन्होंने कहा कि अवैध तकनीकों VoIP कॉलिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग का उपयोग करके वे अमेरिकी निवासी पीड़ितों का विवरण खरीदते हैं और विदेशी नागरिकों को कॉल करते हैं और अपने आप को अमेज़न से होने का दावा करके विदेशी नागरिकों को बताते हैं कि उनके अमेज़न खाते से संदिग्ध लेन देन हुई है। ये लोग विदेशी नागरिकों को गिफ्ट कार्ड जैसे लालच देकर अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और VoIP द्वारा कॉलिंग की जाने पर विदेशी नागरिक इन्हें वापस कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। पुलिस ने इस मामले में 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 25 कंप्यूटर,
3 पैच पॉइंट, 3 इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, 2 इंटरनेट राउटर्स, 18 मोबाइल फोन और अन्य चीजें बरामद की हैं। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। देश में एक दिन में रिकॉर्ड करीब 19,000 की वृद्धि, 72,000 से ज्यादा मिले कोरोना के नए मरीज। कोकराझार में बोले पीएम मोदी, बोडोलैंड के स्थायी विकास के लिए हमारा मंत्र है शांति, समृद्धि और सुरक्षा। कोरोना के बीच आज से कुंभ मेले का श्री गणेश, बिना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के स्नान नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुआ हमला, फेंके गए पत्थर। केरल में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, एलडीएफ, यूडीएफ ने सत्ता में आकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता को जन्म दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिव कुमार स्वामी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता के घर आतंकी हमला, पुलिस का एक जवान शहीद। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात, पत्नी और 2 बच्चों को मारकर शख्स ने की आत्महत्या। हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 390 अंक से अधिक चढ़ा। संगीतकार एवं गायक बप्पी लहरी कोरोना वायरस से संक्रमित। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए श्रम कानूनों में बदलाव के विरोध में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। देश में कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण जारी, अब हफ्ते के 7 दिन होगा टीकाकरण। राष्ट्र सर्वप्रथम को मजबूत बनाने में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र ही तो हम सब का माता पिता सब कुछ है और कर्म धर्म राष्ट्र है। और जो आदमी राष्ट्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए सोचता है, वही भारतवासी है। हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने इस राष्ट्र के बचाने के लिए एक बार नहीं कई बार अपनी प्राणों को आहुति दी है, और उसके बाद आज आज़ाद भारत में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने राष्ट्र हित के लिए अपने आप को राष्ट्र को समर्पित करके एक संत के रूप में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में क्या योगदान दें? जनता को ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि छोटी लालच छोड़ के बड़े काम करना पड़ेगा। अगर एक प्रधानमंत्री एक देश के सेवक कर रहा है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम सब भी अपनी कहीं चाहे 1 घंटा का देश के लिए, चाहे आधा घंटा के लिए, समाज के लिए जो अंतिम व्यक्ति है, अगर उनको आप थोड़ा सा भी सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भारत में अब तक काफ़ी विकास किया है, भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? भारत जो विकास किया है और असली भारत की जो परिभाषा पहले भी प्रधानमंत्री देश के और लोग भी नेता ने काम किया है। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये हिंदी में भारत का नाम जो भाषण दे के आए थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्हें भेजा गया था, तब अपने राष्ट्र का चमक दिखा के आए थे। और आज विकास की बात कर रहे हैं, तो आज ये देखिए जो हमारे पास में सबसे नए टेक्नोलॉजी राफेल है, वो भी हमारे भारत के पास है। हमारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कोरोना में जो कोई देश नहीं काम कर पाया, वो हमारे देश का कोरोना टीका लगभग 100 कुछ देश में अभी तक पहुंच चुका है। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? बहुत बड़ा बाधक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भ्रष्टाचार जो है, आज कांग्रेस ने अपने समय में रोज कोई न कोई घोटाला आता था,
इससे देश पीछे जा रहा था। जनता जब जागरूक होगा, ईमानदारी से काम करेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश स्वच्छ, सुंदर और विश्व गुरु भारत बनेगा। राष्ट्र